ये प्रॉपर्टीज पे उस पर हमने कुछ क्वेश्चन के। नेक्स्ट टॉपिक वैसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ये हम लोग वैसे अलग से पढ़ाते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की, बट एनसीईआरटी में ये ऐसा इसी सीक्वेंस में दिया हुआ है, बट फिर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं इस पर। आप लोग 10th में पढ़े हुए हो, मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। देखो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि इस तरह के 3 पॉइंट आपको दिए हों तो आप लोग इसका यदि एरिया निकालने की बात की जाती है तो आप लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि 1/2 x1 उसमें ब्रैकेट में लिखो y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह की बात आप लोग करते हैं, ठीक है। ये कब करते हैं? जब आपको सिंपल सी बात दी हो, 3 कोऑर्डिनेट दिए हों किसी भी पॉइंट के, तो इन पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का जो एरिया लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इसी को हम लोगों ने डिटरमिनेंट पढ़ लिया, तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यदि आप इसको एक्सपेंड करोगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग तो आपको मिलेगा कि आप इसी फॉर्मेट में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि आपको जब भी ऐसा कोई मतलब इसको आप इस एक्सप्रेशन को आप यदि ओपन करोगे तो ऐसा मिलेगा, मतलब ये इस एक्सप्रेशन को आप ऐसा डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। मतलब ये कि कल को यदि कोई आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज द कोऑर्डिनेट्स दिस। हाँ, दूसरी बात ये कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, एरिया हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, यदि कभी हमें एरिया दिया हो, बोला एरिया इतना है और वैल्यू फाइंड करो, तो उस केस में हमको प्लस माइनस दोनों वे में कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस, मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पास कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो इन पे इस पे रख देते हैं। देखो जरा ध्यान से, यदि हम लोग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सिंपल 1 0 1, इधर आ जाएगा 6 0 और 1, इधर आ जाएगा 4 3 और 1। ये इसका डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ अपॉन में हाफ यहाँ से निकल करके आ जाएगा। देखो इसको यदि ओपन करोगे तो इसके अलोंग ओपन कर दो, इसके अलोंग यदि ओपन कर दोगे तो ये इसको ओपन कर दो यदि, तो 3 कॉमा में डायरेक्ट आप लोग दिस माइनस दिस लिख देंगे, मतलब 1 माइनस में 6 आ जाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो वैल्यू यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो आना चाहिए था, वैसे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू बात करोगे तो माइनस आना चाहिए था। ये जो ओपन करोगे तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का 3 इंटू में माइनस का 5, दैट मीन्स यहाँ से निकल करके आपके पास आ जाएगा 15/2। एरिया ये वो किसी भी होगी स्क्वायर यूनिट में होगी, याद रखना स्क्वायर यूनिट लिख देना, यदि कुछ यूनिट नहीं दिया तो ऐसे लिख देना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर यूनिट में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एरिया हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट वैल्यू से। अगली बात क्या है? अगली बात ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर दिस। अब वर्टिसेस दे रखा है तो सिंपल सी बात, जैसा कि हमने बोला सबसे पहली बात इसको लिख लेते हैं। तो देखो है ना, एरिया को कैसे वर्टिसेस के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एरिया इज इक्वल टू हम लिखेंगे के 0 1, ठीक है, 4 0 1 0 2 और 1, ये लिखा हुआ है। अब इसकी इस एरिया की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, बट पहले हम ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन करेंगे, इसके अलोंग ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसके अलोंग ओपन करेंगे तो 1/2 लिखना मत भूलना। यहाँ से आ जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना कि यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिखेंगे के -4, ठीक है। तो ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ। देखो ये कुछ भी वैल्यू है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं, ये माइनस का के -4 इस तरह से आ रही है, लेकिन जो 4 है इसको हमें 2 तरीके से लेना पड़ेगा। एक बार क्या करो, ये एरिया ही लिख लो, इसको ऐसा लिख लो कि माइनस के 4 इज इक्वल टू, एक बार 4 लेना है हमको, और माइनस के दिस इज इक्वल टू माइनस का 4 लेना है। यदि हम लोग ऐसा लिए तो देखो यहाँ से के की वैल्यू एक तो 8 हो जाएगी, है ना। उसके बाद अगली बार यहाँ से भी के की वैल्यू की बात करोगे
तो k की वैल्यू जो यहाँ से आएगी आपके पास ये आ जाएगी k इज इक्वल टू में 0, ठीक है, इस तरह से। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि k की वैल्यू 0 या k की वैल्यू 8 आ गई। तो देखो दो सिनेरियो बनेगा। यदि k की वैल्यू आप लोग 0,0 लोगे तो भी एरिया 8 आएगा, या फिर 8,0 लोगे मतलब k की वैल्यू 8 लोगे तब भी आंसर एरिया 4 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग द डिटरमिनेंट। कभी भी यदि हमें ऐसे आ जाए कि यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, मान लो कोई 3 पॉइंट k की वैल्यू दी है, यहाँ पे एरिया दे रखा था, कल को यही बोल देता है, एक टर्म यूज कर लेता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, इसका मतलब कि इन तीनों पॉइंट से जो कि ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 0। यदि ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो उससे हमें ये पता लगेगा कि डिटरमिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट हम इक्वेट कर दें 0 से, तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। यदि ये जो वर्टिसेस लिखे हुए थे या पॉइंट ये लिखे हुए थे ये कोलिनियर होते थे। इसी सेंस में अगला जो यूज किया हुआ है ये फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट, दो पॉइंट तो दिया है, अब हमें इक्वेशन चाहिए। मान लो इक्वेशन मतलब कोई तीसरा पॉइंट मान लो P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और y, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या होंगे, इक्वेशन होंगे। ये कोई एक इक्वेशन का मतलब कोई वेरिएबल पॉइंट का रिलेशन। तो ये पॉइंट भी है जो मान लो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है लाइन है, यदि ये एक ही लाइन में है मतलब कोलिनियर है। यदि ये कोलिनियर है मतलब इनका डिटरमिनेंट, इनसे जो बनने वाला तीनों के तीनों पॉइंट से जो बनने वाली डिटरमिनेंट वैल्यू होगी या उसकी वैल्यू कितनी आने वाली 0। मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि x, y और 1, ठीक है, 1, 2 और 1 और 3, 6 एंड 1, इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू है इसको यदि हम 0 कर देंगे तो ये जो इस x और y में एक रिलेशन आएगा वो एक इक्वेशन आएगी, है ना, लीनियर इक्वेशन आएगी, और वही इसकी इक्वेशन कहलाएगी जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस सेंस में यदि हम इसको ओपन करेंगे तो देखो 2 - 6 आ जाएगा, दैट मीन्स -4 माइनस वाई की वाई 1 - 3। तो यहाँ से 1 - 3 यदि हम लिखने की कोशिश करेंगे 1 - 3 दैट मीन्स -2। तो यहाँ से आ जाएगा 1 के केस में 6 माइनस का 6 दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू में 0। इसको ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा -4, इधर से आ जाएगा +2 इज इक्वल टू में 0। तो एक ये ऐसी इक्वेशन होगी जो कि 0,0 से पास करने वाली इक्वेशन मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि ये एक सिंपल सा यूजेस हो गया डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट का फॉर्म है तो पहले हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने में यूज करते हैं। दूसरा हमने कहीं भी किसी दो पॉइंट दिए हैं उससे इक्वेशन निकालनी हो तो कैसे यूज करते हैं। तीसरी बात ये, यदि हमें एक टर्म दिया हो कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो कोलिनियर और लाइन का फॉर्मेट आ जाए तो उसमें हमें ये फाइंड करना है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं इनसे जो बनने वाला एरिया होगा उसका एरिया जो है 0 आएगा। मतलब इसकी जो डिटरमिनेंट वैल्यू आने वाली है उसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू को 0 कर दो भाई साहब। तो यहाँ से आपके पास एक जो इक्वेशन एक रिलेशन निकल के आएगा, ये कहलाएगा आपका इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। नया टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस और इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये हम सीखेंगे इससे, ठीक है। एडजॉइंट और इनवर्स तो सीखेंगे, उसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात करेंगे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस इन लीनियर इक्वेशंस में करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में कैसे हम लोग डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं। हाँ देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम में कि मैट्रिक्स का लगभग 60 to 65% पोर्शन कवर हुआ है। अब उसका कुछ पोर्शन हम डिटरमिनेंट पढ़ने के बाद देख रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एडजॉइंट और इसका इनवर्स मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स का इनवर्स तो हम लोगों ने यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन अब जो यहाँ पे देखेंगे वो एडजॉइंट का क्या यूज करके हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि एडजॉइंट है क्या। तो एडजॉइंट जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सपोज करो कोई एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास A, इसको हम लिखते हैं मान लो ये, ठीक है।
तो है ना, ये हो गया तो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दी हुई है ए। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ये डिपेंडेंट मैट्रिक्स है, मतलब ये कि एडजॉइंट मैट्रिक्स किसी एक मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो ये जो है मान लो ये तो कोई दूसरी मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं कि एनी मैट्रिक्स दैट इज बी, ये ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है बी, इसको हम लिखें सी आई जे, जहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाली मैट्रिक्स बी इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ये। मतलब ये कि देखो सबसे पहली बात ये मैं दिखाता हूं क्या कि ये एक बात तो ये याद रखना कि एडजॉइंट और इनवर्स ये हम सब स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए यूज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये कि देखो जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, इसको मैं लिखता हूँ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। मैंने क्या बोला कि इसकी एक हम कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स दैट इज मान लो C, इसको हमने लिखा C मैट्रिक्स को C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। ये वो मैट्रिक्स है जो कि ये जो टर्म लिखी हुई ये कोफैक्टर है। मान लो इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये, इस एलिमेंट का कोफैक्टर ये। तो जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होती है दैट इज बी, इसको हम लिखेंगे, इसको डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये जो होती है ये सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है। मतलब ये कि इसको हमने ऐसा लिखेंगे C11 C21 C31, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा C12 C22 C32, इधर आ जाएगा C13 C23 और यहाँ से आ जाएगा C33, ठीक है। ये तो जब बी मैट्रिक्स जो है ये है इक्वल टू, इसको हम लिखें एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स थी, ये कौन सी मैट्रिक्स थी? कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसी का ट्रांसपोज हम जो लेंगे ये कहलाती है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपल सी बात, समझने वाली बात ये है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है। एडजॉइंट मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के रिलेटिव बनेगी। सबसे पहली बात ये कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा, ये हमने स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, इसका कोफैक्टर, हर एलिमेंट का कोफैक्टर जो उनके करस्पॉन्डिंग प्लेस पे लिखे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स कहला गई। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए तो वो कहलाई एडजॉइंट मैट्रिक्स का, सॉरी ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक फंडा है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कभी हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट है उनका हम सबसे पहली बात कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। जैसे मैं एक दिखाता हूँ, स्पेशली फॉर 2x2 मैट्रिक्स के लिए आप लोग याद रख लेना। जैसे देखो मान लो कि कोई एक 2x2 की मैट्रिक्स है हमारे पास, A, B और C और D ये एलिमेंट हैं इसके, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि देखो इसका सबसे पहली बार कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर मैट्रिक्स मतलब ए के एलिमेंट, ए का कोफैक्टर ये हटा दो, ये हटा दो तो आ जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद बी का कोफैक्टर ये हटा दो, ये हटा दो तो आ जाएगा सी। लेकिन ध्यान रखना इसका जो लोकेशन है ये है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मतलब इनका समेशन कितना आ रहा है और ये माइनस के साथ आ जाएगा। इसी तरह इसमें 2 और 1 तो इसमें भी आ जाएगा, इसका जो आएगा ये हटाओ तो माइनस का भी, और इधर आ जाएगा इसको हटाने पर ए। तो ये आ गया इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स।
ठीक है। अब इसका यदि एडजॉइंट लेना है तुम्हें, एडजॉइंट ऑफ ए कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब ये आ जाएगा डी माइनस का बी माइनस सी और प्लस का ए का मैट्रिक्स, ये कहला जाता है तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब ये याद रखने वाली बात ये है, ध्यान से सुने, कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है ये सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स के लिए ही वैलिड होने वाली है। ये ट्रिक टाइप का समझ लेना, ओनली फॉर 2x2 मैट्रिसेस, ठीक है। इन दोनों के लिए ही ये वैलिड होने वाली है। क्या वैलिड होने वाली है, देखो जरा ध्यान से। यदि हम ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट की बात करेंगे तो इस केस में हमने क्या बोला, देखो कि इन दोनों को एडजॉइंट मैट्रिक्स ये है, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको बदल दो, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और जो ये वाले एलिमेंट है इनका साइन नेगेटिव कर दो। ये सिंपल आपको दिख जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ये सिर्फ वैलिड है इन केस ऑफ 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होने वाली है। तो सिंपल ध्यान ये रखना कि डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करना है और इसमें साइन चेंज करना है। मतलब ये देखो, मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। To find adjoint of A of 2x2 मैट्रिक्स, ये हो जाएगा A B C D A। तो देखो ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है इसके एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, और जो ये वाले एलिमेंट हैं इसमें केवल साइन चेंज कर दो, साइन चेंज, ठीक है। याद रख लेना, इस तरह सिंपल हो जाएगा, तो वो बन जाएगा एडजॉइंट। मतलब ये इसका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से आ जाएगा डी ए और ये आ जाएगा माइनस बी माइनस सी, ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस पे एक फंडा है, वो समझो जरा ध्यान से, ठीक है। ये तो ओवरऑल बात हो गई, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, ठीक है। देखो एक फंडा है, हमेशा उसको बहुत और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, उसको समझते हैं। हमेशा क्या होने वाला है, देखो कि कभी भी यदि हम कोई मैट्रिक्स हमें दी हुई है ए, और यदि उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर दोनों भी पॉसिबिलिटी है, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कर दें, ठीक है, तो ये हमेशा आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन का मतलब ये होता है कि आई एन का मतलब ये है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, मतलब जिस ऑर्डर की ए मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और ये आता कैसे है। देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, मैं मान लो कि एक मैट्रिक्स लेता हूँ ए, ठीक है। यदि एक मैट्रिक्स लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। दूसरी मैट्रिक्स, इसी के एडजॉइंट मैट्रिक्स यदि हम लोग लिखेंगे तो एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब ये कि देखो इनके मान लो जो कोफैक्टर होने वाले, तो कोफैक्टर मान लो इसका कोफैक्टर C11 C12 C13, बट इसका हमें ट्रांसपोज लेना है, तो मैं रो में न लिख उनको कॉलम में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात C11 C12 C13, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर। अगली बात कर रहा हूँ C21 C22, फिर आ जाएगा C23। अगली बात, ठीक है, C31
C3 टू C33 ये आ गया इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए। अब सोच के देखो कि ये थ्योरम आती कैसे, ये तो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको एक्सपेंशन देखते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन हमें बहुत अच्छे से आता है, मैट्रिक्स का हमने सीखा हुआ है। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ध्यान से सुनो, ये इंटू ये, ठीक है। तो सोच के देखो सबसे पहली बात ये कि फर्स्ट रो और इसी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन, देखो ये इससे मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लिकेशन, और इन सब का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट आएगा। मतलब ये कि हम लोगों ने हमेशा बात की हुई है, थ्योरम याद दिलाता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में यदि कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका ऐड करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देता है। इन दैट सेंस हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यदि हमने मल्टीप्लाई किया, दिस मल्टीप्लिकेशन दिस मल्टीप्लिकेशन दिस मल्टीप्लिकेशन दिस, और इनका समेशन करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट डायरेक्ट आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब बात नंबर नेक्स्ट आपकी आती है, देखो अगला एलिमेंट, अगला ये रो और ये कॉलम, तो सोच के देखो फर्स्ट वाले रो है और सेकंड वाले रो के करस्पॉन्डिंग सारे के सारे कोफैक्टर हैं, इनका जो मतलब प्रोडक्ट करने के बाद जो समेशन कर दो वो हमेशा 0 आता है। ये बात हमने पिछली क्लासेस में की हुई है। उसके बाद फिर ये रो और ये कॉलम, इसका भी हो जाएगा 0, क्योंकि रो तो फर्स्ट रो है और जो कोफैक्टर मैट्रिसेस हैं वो थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग है। अगली बात, सेकंड रो और फर्स्ट, ये जो लिखा हुआ है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी 0। उसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। उसके बाद सेकंड रो थर्ड कॉलम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 0, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0, थर्ड रो सेकंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर 0, और थर्ड रो और थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर दैट इज ए। ये एक मैट्रिसेस निकल करके आती है। अब इस मैट्रिसेस की बात करोगे यदि, तो देखो जरा ध्यान से, इस मैट्रिसेस में यदि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये बच जाएगा। अब देखो ये शायद यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ से लिखा हुआ है डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि 3x3 की हम एडजॉइंट ए मैट्रिक्स लेकर चले थे तो हमारे पास ये आ गया IN 3x3 का, इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू में I3 हो गया, है ना। ये थ्योरम जो मेन थ्योरम था ये प्रूफ हो गया। यही थ्योरम जो है इम्पोर्टेंट थ्योरम है, प्लीज इसको ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी थ्योरम से और भी सारी प्रॉपर्टीज निकल करके आती हैं, ठीक है। याद करना चाहो कर लेना, बट ये थ्योरम को याद करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसी में प्रॉपर्टी। देखो ये थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये सब फर्स्ट थ्योरम से ही आएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो यही लिख लेना, कभी भी यदि ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे, ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इनटू IN लेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर दूसरी कि यदि कभी आप लोग ऐसा करो कि मान लो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू की बात करें तो ये कितनी निकल के आएगी, इसको चेक कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, यहीं से आएगा ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का मान लो डिटरमिनेंट वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ से ये तो ऐसा कुछ है, ठीक है, और IN लिखा हुआ है, इनका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। यहाँ से तो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, यहाँ से जो आएगा यदि आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू लिखो तो उस I में से जो यहाँ पे हमने लिखा था यदि उसका डिटरमिनेंट की बात की होगी तो हर रो में से कॉमन निकलता, मतलब ये कि ये कॉमन निकल जाता डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जितने ऑर्डर जितने रो या जितने कॉलम होंगे
इंटू इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ आई एन, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया। दैट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट वैल्यू की आप बात करोगे, ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। मतलब ये कभी ऐसा हुआ तो इसको डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो एन माइनस 1 की पावर में, इस तरह से। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 की यदि मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 आप इस तरह से लिख सकते हो, यदि कभी भी आपके पास आ जाए एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरह से होता है। अब ये कैसे होता है इसको भी यदि देख लें तो हमारे पास तो वही बेसिक फंडा है, बेसिक थ्योरम है, उसी पर हम बात करेंगे। बेसिक थ्योरम क्या कहते हैं, कभी भी कोई मान लो हमारे पास ये लेके चल रहा है तो देखो जरा ध्यान से, ये एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी की यदि हम बात करेंगे ये हमेशा हमें देके जाएगा ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू आई एन, ऐसा देके जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही फंडा पता है हमें, तो यहाँ से देखो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से कि हमने बात की थी डिटर्मिनेंट की, जो प्रॉपर्टी पढ़ रही थी कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में उनका डिटर्मिनेंट लेते हो तो अलग अलग सेपरेट डिटर्मिनेंट भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है इस तरह से। अब जरा ध्यान से देखो कि इसकी मैं बात करूं यदि, है ना, यहाँ से तो ए बी, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा लिखा हुआ है। अब सोच के ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ए, तो कल को यदि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू ए और बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, यदि मैं ऐसे लिखता हूँ तो सोच के देखो कि ये हमें मिल जाएगा यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और यहाँ से ये मिल जाएगा ए इंटू में बी इंटू में आई एन। अब मुद्दे की बात ये है कि जो ये वाले फंडा है, ये वाला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये तो ये हमें आई एन दे देता है, यहाँ से ये सिंपल हमें वैल्यू दे देगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, और आई एन की जो बात आई, आई एन मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें तो ये सेम फंडा हमें दे देगा। मतलब ये हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ चुका है ये डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब सोच के देखो ये डिटरमिनेंट वैल्यू और ये डिटरमिनेंट वैल्यू दोनों तरफ से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है ना, ये तो स्केलर है, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटू आई एन इसी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब अगला फंडा ये हम लगा सकते हैं, ये भी कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास बच गया क्या बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ से आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब फिर आ जाओ, फिर यदि इसमें तुम एडजॉइंट का प्री मल्टीप्लाई, एडजॉइंट ऑफ बी का प्री मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ से निकल करके आ जाएगा देखो बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो जरा ध्यान से, ये वाली जो फंडा लिखा हुआ है फिर यही प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए हमें दे देगा डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू में यहाँ से आ जाएगा ये बी डिटरमिनेंट ऑफ बी, और यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फंडा निकल करके जो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ऐसे इक्वल टू होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही शायद हमें प्रूव करना था, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे हम तो कर सकते हैं, बट ठीक है ना, वैसे याद रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि कल को यदि कभी हमें ऐसा लिखा मिल जाए, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, कल को यदि कभी आपको ऐसा मिल जाए कि एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू बता दो, ठीक है, नहीं डिटरमिनेंट वैल्यू मत बताओ, ये बता दो कि ये कितना होगा, है ना। तो आओ इसको लिख लेते हैं कितना होगा ये, ठीक है। ये शायद कुछ इस तरह से जो भी होता है हम इसको निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास फंडा ये है कि कभी भी यदि हमें इस तरह से बात करनी पड़ जाए कि एडजॉइंट ऑफ ए की बात की जाए, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आता है कि देखो इसको तो हम मान लेते हैं कुछ, चलो ठीक है, अभी हम इसको मान लेते हैं, सपोज करो कि बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है ये कि बी ऑफ, यदि हम एडजॉइंट ऑफ बी की बात करते तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं डिटरमिनेंट ऑफ बी इनटू में आई एन लिखते हैं, ठीक है। अब सोच के ये देखना है कि हमें तो चाहिए क्या, इसका फंडा चाहिए कि हम यहाँ से बी हमें हटाना है। यदि बी हमें हटाना है तो देखो जरा ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ बी से हम यदि मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी से यदि हम मल्टीप्लाई करें इनटू में बी लिखा हुआ है और यहाँ से आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी और ये लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, एक बात, दूसरी बात यहाँ से हम ये देख सकते हैं, अच्छा एक चीज हम और यहाँ पे ये सीख सकते हैं कि यदि हम इसकी हमें प्रूफ क्या करना था, इसकी एक बात हमें ये देखना है कि यहाँ से हम कैसे पहुँच सकते हैं, थोड़ा पॉज करना इसको वीडियो। हाँ तो हम क्या देख रहे थे इस प्रॉपर्टी में, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में समथिंग, ये ऐसा कुछ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या प्रूफ करना है। तो देखो इसको सपोज करो हमने क्या मान लिया था कि ये मैट्रिक्स, हाँ ठीक है। तो अब हम इसी देखो अभी तक एडजॉइंट की बात की, हम इनवर्स की बात कर रहे हैं। सेम फंडा हमने क्या बोला कि ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आई है, ये हमारे पास बेसिक थ्योरम है। इसी में यदि हम बात करेंगे, देखो ध्यान से, अभी क्या लिखा हुआ है, यदि मैं ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई करता हूँ इनटू में ए और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में यहाँ से निकल करके आ जाएगा ए इनवर्स। तो देखो जरा ध्यान से, ये तो आई एन हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू ए निकल कर आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें ए इनवर्स। तो एक तो हमने सीखा था क्या, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, यदि कभी भी हमारे पास यदि कोई भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो सबसे पहले उसका हम ये निकाल लेंगे। अब देखो इनवर्स के लिए मुन्ना ये ध्यान रखना कि इनवर्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है फॉर मैट्रिक्स बीइंग इनवर्टिबल, यदि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है तो इसके लिए ये कंडीशन है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इज इक्वल टू जीरो हो। नॉट इज इक्वल टू जीरो मतलब इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो इसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यदि कल को ऐसा हो जाए, यदि ए की डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो हो जाए तो मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड, ठीक है, सॉरी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड। यहाँ से हम इसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, ये हम बात यहाँ पे कर सकते बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं ध्यान रखना। अब जैसे हमने देखो जो 2x2 की मैट्रिसेस खूब सारी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हमने निकाला था। जैसे सपोज करो कोई भी एक मैट्रिक्स लिखता हूँ मैं, 2 5 कुछ भी लिख लें, 3 और -3 और सॉरी 4 और 3, इस तरह कोई डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहली बात ये कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। डिटरमिनेंट वैल्यू हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा 10 - 12, ये आ गया -2। तो यदि -2 निकल के आएगा इसका मतलब ये
डिटरमिनेंट वैल्यू 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इन्वर्स डिफाइन होगा। अब इन्वर्स डिफाइन होगा तो सब इन्वर्स कैसे होता है, इन्वर्स जो होगा वो होगा डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से जो निकल करके आ जाएगा ये निकल करके, इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने सबसे पहली बात तो ये कि -1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, 2 और क्रॉस 2 यदि मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सबसे बढ़िया तरीका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, 5 × में 2 और जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है इनको माइनस के साथ लिख दो, मतलब साइन चेंज कर दो। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से आ जाएगा, देखो जरा ध्यान से, इसे -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -1/2, इधर हो जाएगा +2, इधर हो जाएगा +3/2 और इधर हो जाएगा -1। तो ये जो निकल करके आ जाएगा ये आ जाएगा इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरह हम इनवर्स निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस आप लोग 3x3 के मैट्रिसेस में भी लगा सकते हो। 3x3 का मैट्रिसेस का मतलब ये हुआ कि यदि आपको 3x3 का मैट्रिसेस दिया, सबसे पहला उसका हम निकालेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब कि सबसे पहले बार ट्रांसपोज निकालेंगे, हर एलिमेंट का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आएगा और उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड मार देंगे तो हमारे पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। जो आपने उसमें मैट्रिक्स में रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले 3x3 वाले आपने जो उनसे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, उन सेम क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ से भी निकाल के देखना इनवर्स और देखना कि आंसर सेम आ रहा है और ये मेथड भी हमारी सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे इसका इनवर्स निकालना, फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स दिस। तो सबसे पहली बात ये कि इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स यदि मान लो हमें निकालना है तो देखो क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ध्यान से, है ना, देखो हम ऐसा याद रख लेना कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखते जाएंगे इनके इन एलिमेंट को हटाने के बाद वाली जो हमारे पास डिटरमिनेंट आने वाला है। दूसरी बात ये कि यदि हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे ही करस्पॉन्डिंग हम ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एडजॉइंट जो होता है उसमें कोफैक्टर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ आएंगे, देखो 1 माइनस के साथ, ठीक है, 1 - 0, ठीक है, -1 आ गया। उसका अगला एलिमेंट, इसका जो हम एलिमेंट लिखेंगे इसको हटा दो, इसको हटा दो, बच क्या गया 4 - 0, ठीक है। तो 4 - 0 माइनस के साथ, ठीक है, ये हटा दो 4 - 0, ये भी माइनस के साथ। अब नेक्स्ट आएगा 3 में हम क्या कर रहे हैं, 3 में हम लोग इसको हटा दिए, इसको हटा दिए, ये आएगा 4 × 2, 8 माइनस में -7, ठीक है। तो 8 - 7 यदि हम लिखेंगे दैट मीन्स 1, ठीक है, प्लस के साथ ही आएगा। नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए ये हटा दो, ये हटा दो, 1 - 6, 1 - 6 जो आएगा ये आ जाएगा आपके पास 1 - 6 दैट मीन्स -5, -5 का भी नेगेटिव दैट मीन्स 5, ठीक है। तो -5 जो था वो माइनर था, तो फैक्टर आ जाएगा ये। इस एलिमेंट की बात करें, दिस हटा दो और दिस हटा दो, ये हो जाएगा 1 - 2 माइनस में -21, 2 -21 दैट मीन्स 23, ठीक है, दैट मीन्स 23। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आने वाला है, ठीक है, उसके बाद आने वाला है इस वाले एलिमेंट क्या करें, ये हटा दे, ये हटा दे, 4 माइनस का -7, 4 - -7 दैट मीन्स माइनस नेगेटिव के साथ -11। उसके बाद इस एलिमेंट की बात करें 0 - 0 माइनस के साथ आ जाएगा 0 -3, ठीक है, 0 प्लस का 3 और यहाँ निगेटिव आ चुका है, यहाँ प्लस का 3 ही आने वाला है। अगला एलिमेंट ये आएगा माइनस के साथ, दिस हटा दो, दिस हटा दो, 0 -12 और वो भी माइनस के साथ प्लस का 12 और ये वाला आ जाएगा, इधर हटा दो, इधर हटा दो, -2 -4 -7 और उसका भी
-7 और वो भी पॉजिटिव के साथ ही आएगा, ठीक है। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया। अब अगली बार ये है कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए देखो फर्स्ट एलिमेंट और उसके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो -2, उसके बाद आ जाएगा -4, उसके बाद आ जाएगा +3, दैट मीन्स निकल करके आ जाएगा -6 और +3, दैट मीन्स -3, ठीक है। अब हमें यदि निकालना है इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट मीन्स -1/3 -5/3, ठीक है, -1 +4/3 23/3 -4 -1/3 11/3 और 7/3, ये आ जाएगा इनवर्स, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे भी ह्यूमन एरर हो सकता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यदि हम, तो इसमें यदि मैं ऐसा कभी दिया हूँ, देखो सो दैट ये इक्वल टू ऐसा होगा, है ना। उसके बाद हमें दिया है दे हेंस फाइंड ए इनवर्स। सिंपल सी बात ये है कि ए स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ से ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर की वैल्यू आने वाली है वो आएगी कितनी, 3 - 1 2, इसी को मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 1 -1 2, इसको यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 9 और -1 8 आ जाएगा, 3 और 2 दैट मीन्स 5 आ जाएगा, इधर -3 और -2 माइनस का 5 आ जाएगा, इधर आ जाएगा -1 और +4 दैट मीन्स 3 आ जाएगा। ये हो गया ए का स्क्वायर। और हमें चाहिए था 5a, मतलब ए में 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से 5, यहाँ से -5 और यहाँ से 10, ठीक है। और 7i की बात करेंगे यदि, तो 7i जो होने वाला है वो होने वाला है 7 0 और इस तरह से। यदि इन तीनों को ऐड कर दें तो यहाँ से निकल करके आ जाएगा, देखो 8 8 और 15, ठीक है। तो ये निकल यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -5 माइनस प्लस और माइनस। यदि इन तीनों को हम ऐड करते हैं दिस, तो ये आ जाएगा, ठीक है, 0। उसके बाद इसमें आ जाओ 0 -5 +5 0, इधर कितना आएगा -5 +5 0, और इधर कितना आएगा +7 और ये भी। ये हमें जो प्रूफ करना चाह रहे थे फाइनली वो प्रूफ हो गया। बात नंबर दूसरी ये है कि यदि हम इसी इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन था यदि इसको हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, हमसे पूछ रहा है 7i = 0, हमसे ए इनवर्स पूछ रहा है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ ए बचेगा, यहाँ 5i बच जाएगा, है ना, यहाँ पे बच जाएगा 7a इनवर्स इज इक्वल टू में 0। तो ए इनवर्स की जो वैल्यू है यहाँ से आ जाएगी 1 माइनस के साथ में 1/7 a - 5i। तो ऐसा सॉल्व कर लोगे तो भी यहाँ से ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग कर सकते हैं। बस एक लास्ट बच गया एप्लीकेशंस इनका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट